अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को अहम टास्क सौंपने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर वही हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल थे, उस वक्त शामिल थे जब जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया गया। ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। इन्होंने 2011 से 2013 तक बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट खिदमात सर अंजाम दी है। यानी उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो ये उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उस वक्त ये ब्रिगेडियर के रैंक के पर विराजमान थे और इन्होंने जो 11th कोर है उसकी कमांड भी की है। यानी गुजरावाला में कोर कमांडर के तौर पर भी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर वो हैं जो 11 महीने पहले आर्मी से सुबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं। अब इनको अहम टास्क सौंपने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और आगे से जो ग्रीन सिग्नल है, जो रजामंदी है, वो भी लेने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। जाहिर है इस वक्त हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैं और इस सारे मामले के अंदर यकीनन उनका बड़ा इनपुट शामिल है। होने क्या जा रहा है, मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। उसके साथ ही आज बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इसकी समाअत कर रहे थे। जो नेशनल पार्क है इस्लामाबाद को वो वजारत दाखिला को देने का केस था और इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस और कंसर्न्स का इजहार जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया कि ये फैसला कैसे किया जा सकता है, नेशनल पार्क को कैसे वजारत दाखिला को दिया जा सकता है, हुकूमत ये फैसला कैसे आइसोलेशन में कर सकती है। अच्छा, उसके साथ ही आज अटॉर्नी जनरल को झाड़ पिलाई गई कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल हैं उन्होंने मुल्क का निज़ाम संभाल रखा है, मुल्क के निज़ाम को तबाह किया हुआ है, सबूताज किया हुआ है। इसी दौरान जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन थे, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म साहब कहा गया और आपको तो पता है कि काज़ी फायज़ ईसा साहब को साहब की इस्तिलाह से बड़ी चिढ़ है। तो उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब कह लें, ये वज़ीर आज़म साहब वाला मामला क्या है? ये गुलामी की ज़ंजीरें कब तोड़ेंगे? गुलामी से क्यों नहीं निकलते हैं? तो जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा ने जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है, उनको अच्छी खासी झाड़ पिलाई और अटॉर्नी जनरल को भी इस सारे मामले के ऊपर जो है वो यानी वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, तो आप समझ लीजिए कि वफाकी हुकूमत पर आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा बरस पड़े और अच्छी खासी बरहमी का इजहार किया गया। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा पहले तो ज़ाहिर छुट्टियाँ चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और चैम्बर वर्क भी कर रहे थे, अब बाहर आए हैं तो लगता ये है कि उनका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है और हुकूमत जिस अंदाज में मामलात को लेके चल रही है और जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी कंट्रोवर्शियल डोमेन में आ गए हैं, तो लगता ये है कि खासे जो है ना वो दिल गिरफ्ता है उस मामले को लेके और जज्बाती भी हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये है कि आज एक और शख्सियत मंजर आम पर आई है। वो शख्सियत जो दौरे अमरीका पे थी, यानी अमरीका यात्रा पे थी, नजर नहीं आ रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, आज जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने मखसूस नशस्तों के केस के ऊपर दी ही रियली टुक ऑन टू द पीटीआई कि जी ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गई भी नहीं थी, जो मांगा भी नहीं था जिन्होंने, वो उनको दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो ताकतवर हैं और सियासतदान हैं वो बैठे हुए हैं। ताकतवर और सियासतदान इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, मगर ये बात उन्होंने मानी कि हम जिस काम के लिए आते हैं वो काम कर नहीं पाते। यानी उन्होंने अपने अब्बा हुजूर से भी शिकवा किया, उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवा किया और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, जाते जाते ईवान में उन्होंने एक तकरीर की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि आसिफ जरदारी साहब अपने वालिद को भी कहा था और फिर नवाज शरीफ साहब को भी कहा था कि आप सीनियर सियासतदान हैं, तो आप लोग ऐसे फैसले करें कि कल को मुझे और मरियम को ना भुगतने पड़े, फिर यानी उसके रिप्रिकॉशंस ना हो, उसके इम्प्लीकेशंस ये ना हो कि फिर हम लोग भुगत रहे हों। तो आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ ऐसा ही कहा है जिससे लगता ही है कि वो इस सिस्टम से खुश नहीं है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज में हो रहा है वही रवायती सियासत हो रही है। नस्ल दर नस्ल जो सियासत चली आ रही थी वो उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उस पर बिलावल साहब ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं मगर इस निज़ाम को ठीक नहीं कर पाते। खैर, आज बिलावल साहब ने जो कुछ कहा उस पर उमर अयूब साहब ने भी इन रिस्पॉन्स टू इट खासी तनकीद की कि ऐसे लगता है जैसे किसी के इमाम पर किसी के इसे इंस्ट्रक्शंस लेके बिलावल साहब आए हैं और परेड ग्राउंड के अंदर आज इन्हें छोड़ दिया गया है और ये तकरीर कर रहे हैं। उमर अयूब साहब ने वो जवाबी वार भी अच्छे खासे किए। अच्छा, अब इस शिकवा जवाब शिकवा से एक चीज़ और भी ड्रॉ की जा सकती है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई, पीपल्स पार्टी तो बड़ी जो है वो इस हवाले से चाहत और ख्वाहिश रखती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ मिला ले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी हाथ मिलाने की अभी जो गुंजाइश है वो मौजूद नहीं है और लगता है ये इस हुकूमत को भी बता दिया गया है
कि भी मिलकर रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो तभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला कर सकोगे। अलहदा हो जाओगे, तो फिर खान तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि अब भी अगर आप इलेक्शन करा लें मुल्क में, तो इमरान खान को जो जो 8 फरवरी का इंतखाब था, उससे भी बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएँगे। तो ये रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं हाँकने वालों ने, छड़ी लगाने वालों ने बता दी है कि अभी आपके लिए फ़ज़ा जो है, वो साज़गार नहीं है, इसलिए पुरानी तनख़्वाह पे काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए बिलावल साहब ने भी जो चिल्ला है, वो काटा है, वापस आए हैं और आके वो इस तरह की तक़रीर कर रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अभी जो है फ़ज़ा साज़गार नहीं है और सब लोग अभी फ़िलहाल एज़ ऑफ़ नाउ, खान साहब तो कहते हैं कि 2 महीने बड़े अहम हैं, लेकिन हुकूमत ये समझ रही है कि अभी मिल के मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ अगर कहीं हमने थोड़ा-सा भी मार्जिन ऑफ़ एरर दिया, तो इमरान खान का कमबैक नहीं होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा और फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये एक फीलिंग है जो हुकूमती सफ़ों में पाई जाती है। अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब से मुताल्लिक। आमिर साहब को आसिफ ज़रदारी साहब के बहुत करीब समझा जाता है और फिर कुछ लोगों का ख़्याल ये था कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो है उनको उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाएगा और आसिफ ज़रदारी साहब चाहते हैं कि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए। अच्छा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नहीं लगे, वो 11 महीने पहले रिटायर हो गए। अब उनको यूएई में जो सफ़ीर है, वो तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। यानी उनको ज़राए के मुताबिक, और साले ज़ाफ़र साहब की स्टोरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब को यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर तैनात किया जाएगा और इस हवाले से यूएई से भी जो रज़ामंदी है, वो ली जा रही है। ज़ाहिर है डिप्लोमैटिक रिलेशंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक हुक होता है आपका एम्बेसडर। और फिर फैसल तिर्मिज़ी साहब जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे थे, उनको ब्रसेल्स में तैनात करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और ब्रसेल्स से भी इसी तरह से मंजूरी ली जाएगी। और उसके साथ-साथ कुछ दीगर ऑफ़िसर्स भी हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस के, जैसे ब्राज़ील के अंदर जो है अभी एम्बेसडर अपॉइंट करने की बात है। तो ब्राज़ील के अंदर भी एम्बेसडर अपॉइंट किया जा रहा है। कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो सफ़रा हैं, उनको तैनात करने की तैयारी हो रही है। अच्छा, ऐसे ही मामले के अंदर अब देखना ये है कि जब सफ़रा की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो गया है और एक रिटायर्ड जर्नैल को यूएई में तैनात करने की जो ठान ली गई है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ना यूएई से, ज़ाहिर है हमें ताल्लुकात अच्छे चाहिए, उनसे पैसे भी चाहिए और एसएएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, तो वहाँ पर एक रिटायर्ड जर्नैल को लगाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो है वो अमेरिका में अब सफ़ीर कौन तैनात होगा, इस हवाले से मामला बड़ा क्रूशियल हो गया, क्योंकि अगला महीना बड़ा अहम है। एक अहम जो रिटायरमेंट है वो एक्सपेक्टेड है और उसके बाद देखना ये है कि क्या जो कहा जा रहा था, जो खबर थी कि इनको अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनात किया जाएगा, वो किया जाता है या फिर फैसला तब्दील होता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, और पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।